जय हिंद साथियों, चलिए मैं आज आपका बीपीएससी टीआरई 1.0 में आपका पीआरटी में प्राइमरी में आपका जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसे हम हल करते हैं। आज हम आपका टीआरई 1.0 में पीआरटी के क्वेश्चन को हल करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपका पेपर हुआ था 24/8/2023 को फर्स्ट शिफ्ट पेपर हुआ था। आपका ये फर्स्ट शिफ्ट पेपर हुआ था। इस बार आप देखे होंगे कि मेल कैंडिडेट का अलग पेपर हुआ था और फीमेल कैंडिडेट का अलग पेपर हुआ था। तो ये आपका है मेल कैंडिडेट का जो पेपर हुआ था, ये आपका पेपर है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन फर्स्ट है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो ये देखिए, इसका अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में ये आपका राष्ट्रीय योजना समिति बनाया गया था। और हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे और इस यानी जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाया गया उसका अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी का। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यानी राष्ट्रीय योजना समिति किसने बनाया है? ये सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया है, ठीक है। लेकिन इसके अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आपका ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और भी बुक है, जैसे आपका इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। एक आपका बुक है इसका इंडिया डिवाइडेड, ठीक, सॉरी यहाँ इंडिया डिवाइडेड आपका इसका एक बुक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड। इसके साथ आपका और है बापू के कदमों में, ठीक है। इसके बुक का नाम और है बापू के कदमों में। इस पुस्तक का भी लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आपका इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू किया था। और इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, ठीक है। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आपका यह चौकीदारी कर था ये आपका यानी बिहार में बेतिया से शुरू किया था, यानी सबसे पहले ये लगाया था बेतिया में। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्योवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो यह थे आपका अरुणा आसफ अली। ऑप्शन सी होगा, अरुणा आसफ अली। एक चीज ध्यान रखिएगा, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक में झंडा फहराया था, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस स्थान पर वीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो यह क्या था? बॉम्बे में, ठीक है। सॉरी बॉम्बे ने पुणे में किया था। किस स्थान पर वीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था? ये क्या था? पुणे में। ऑप्शन सी होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा आपका कि वीजी तिलक के आपका 2 पत्रिका था, एक मराठा, ठीक है, मराठा था लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज में थे, ठीक है। मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में थे। और एक थे आपका केसरी, ठीक है, एक था आपका केसरी और यह मराठा लैंग्वेज में थे, ठीक है। ये आपका पत्रिका था, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर रहा है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ठीक है, तो ये थे आपका साजन सरस्वती, राहुल संज्ञान और यमुना कारजी, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर इसका आंसर केवल बी होगा।
ठीक है, क्या केवल बी होगा साजनन सरस्वती? नहीं, ऐसा नहीं है। बीपीएससी ने ऑप्शन डी को माना है। यह बात सही भी है कि जो हुंकार पत्रिका थे इसके संपादक में ये तीनों व्यक्ति शामिल थे। ठीक है, तो जो बीपीएससी माना है उसी को आपको भी मानना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोह में एकमात्र मर्द थी? यानी उसमें इतना ताकत थी, झांसी रानी में इतना ताकत थी कि वह पुरुष की तरह लड़ते थे। इसलिए कहा गया कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोह में मात्र एक मर्द थी, यानी मात्र एक मर्द थी। तो यह कहा है ह्यू रोज ने। ठीक है, ह्यू रोज ने कहा है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ह्यू रोज ने कहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 8 है। क्वेश्चन करा है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी अध्यक्षता में श्रम मंत्री कौन थे? इसका कहने का अर्थ ये हुआ आपका कि जो अंतरिम सरकार बने थे 1946 में, तो अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन बने थे? तो ये बना था जगजीवन राम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जगजीवन राम। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, बाबूजी के नाम से भी जाने जाते हैं, तो जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ठीक है, तो ये आपका देखिए दिसंबर में पारित हुआ था लगभग। तो आपका इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। गलत है, ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो गलत है। सेकंड है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये लिया था आपका उरांव जनजाति। ठीक है, कांग्रेस के गया अधिवेशन में उरांव जनजाति ने भाग लिया था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे CR दास, यानी चित्तरंजन दास। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यानी आपको वो भी बिहार स्पेशल में कोई भी नहीं, आपका सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, बिहार स्पेशल में आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूछा गया है, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना होगा। बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए इससे भी आपको हम कवर करवा देंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करवा देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यंग इंडिया, महात्मा गांधी, ये तो सही है। फिर आपका सेकेंड है इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्र बनर्जी, ये आपका गलत है, बी गलत है। ठीक है, इसका आपका लेखक है, ध्यान रखिएगा, इंडियन इंस्पेक्टर का ये आपका है बेहराम जी। ठीक है, बेहराम जी है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बेहराम मालवरी इसका नाम है, इसके लेखक का। ठीक है, और आपका है कि एडवोकेट ऑफ इंडिया, तो इसका भी लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है, इसका लेखक है, ध्यान रखिएगा, डी वसु, इसका लेखक है डी वसु। तो आपका देखिए इसमें आपका यानी बी भी गलत है और सी भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और सफल था? तो यह था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, और इसी सत्याग्रह में सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं की तरफ से
बारदोली की महिलाओं की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिला, तो इसे बारदोली सत्याग्रह के सफलता के बाद बारदोली के महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, ऐसे भी आपका ऑप्शन में देते हैं। तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी जी द्वारा उसे सरदार की उपाधि दी गई थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कहता है कि भारत और 1929 के में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है। यानी भारत और 1929 में प्रारंभ महामंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन ए में है, मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। बिल्कुल प्रभावित किया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और इसका देखिए ऑप्शन सी में देखिए, मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, तो ये भी प्रभावित किया है। तो आपका ए और सी दोनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निमित्त हुई थी। यानी इसकी वैधता कब मिली थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी वैधता 1992 ईस्वी में मिली थी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए इसका प्रावधान किया गया आपका अनुच्छेद 340 में। ठीक है, अनुच्छेद 340 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था। ये था आपका लगभग याद रखिएगा 32%। ऑप्शन सी होगा। ये था आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन आपका 17 है। एक मिनट, इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, मैच करना है। देखिए ए में है विशेष विवाह अधिनियम, तो ये आपका आया था 1954 में। ठीक है, इसका आपका ए का 2 हो जाएगा। फिर आपका है दहेज निषेध अधिनियम, तो ये आपका आया था 1961 में, 4 हो जाएगा। फिर आपका समान प्राश्रमिक अधिनियम है, तो समान प्राश्रमिक अधिनियम ये आपका 1986 में आया था। फिर आपका लास्ट हो गया नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 1976। तो अब इसमें देखा जाए तो आपका 2413 है। 2413 ऑप्शन सी हो जाएगा। 2413 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलन से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था। तो आपको ध्यान होगा कि यानी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में, ठीक है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में जवाहरलाल नेहरू नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में एक आपका मौलिक अधिकार पर कमेटी बना था। ठीक है, तो उस समय ही बहुत सारे मौलिक अधिकार को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो उसमें था स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के संरक्षण का अधिकार, सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार। तो ये सब आपका 1931 में ही कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ही इसे स्वीकार किया था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपका कह रहा है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आपका ए बी सी तीनों सही है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कांग्रेस को जो आपका कराची अधिवेशन था 1931 में, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री बिजनेस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, ठीक है, 18th सेंचुरी, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है आपका धर्मपाल। ऑप्शन सी होगा इसके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वस्त करता है। देखिए, बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारा। ठीक है, भाईचारा। तो भाईचारा जब बना रहेगा
तो व्यक्ति की गरिमा भी बना रहेगा और देश की अखंडता भी बना रहेगा। ठीक है, तो आपका ए और सी दोनों होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमाबाजी से ग्रसित है। यह कहा था आपका एन.वी. रमन्ना, एन.वी. रमन्ना ने कहा था। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका इसमें मैच करने के लिए गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, ये दिया था आपका इंदिरा गांधी ने। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा। लोकतंत्र बचाओ ये दिया था जनता दल ने। फिर आपका जोतने वाली भूमि, तो जोतने वाली भूमि तो आपका सी का हो जाएगा ऑप्शन 1 वाम मोर्चा, और डी का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी आपका देखा जाए तो इसका हो जाएगा 2 3 2 3 1 4 2 3 1 4। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन ए में है। 2 3 1 4 ऑप्शन ए में है। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 2 3 1 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। ये आपका हुआ था द कॉमिटन्स और ग्रेट ब्रिटेन का समाजवादी। ठीक है, साम्यवादी। ऑप्शन बी और सी दोनों होगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। बहुत अच्छा है। क्वेश्चन की कारण किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। यह कहा था दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी होगा। यह कथन किसका है, दीनदयाल उपाध्याय का है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिगाड़ का उन्मूलन, बी भी होगा कि कुछ क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खदियारों का प्रवेश होना। ठीक है, आपका ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है, तो इसका ए और बी दोनों होगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन करा मॉन्टेस्क्यू, सॉरी क्वेश्चन आपका है मॉन्टेस्क्यू की ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। तो इसका देखिए आपका 26 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण में से कौन सा मुख्य कारण था। ठीक है, निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विस्तारित खेतों की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षिता रक्षिता, धर्मो रक्षिता रक्षिता, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ठीक है, तो ये आपका वाक्य है अनुसंधान और विश्लेषण विंग का, यानी इसको कहा रॉ, RAW रॉ का यह यानी टैग वर्ड है। ठीक है, आदर्श वाक्य है। ठीक, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय सेना का टैग वर्ड क्या है? भारतीय सेना का आपका आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है आपका स्वयं से पहले सेवा। ठीक है, सेना कर्मी करते हैं अपने जान को कुर्बानी, अपने जान को परवाह किए बिना जनता का सेवा करता है। तो यानी इसीलिए इसका आदर्श वाक्य है आपका है कि स्वयं से पहले सेवा, स्वयं से पहले सेवा। यह किसका आदर्श वाक्य है? भारतीय सेना का है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा सूक्ष्म जीव होगा ही,
पादप भी होगा और जंतु भी होगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, देखिए घटक आपका दो तरह का होता है, एक होता है जैव घटक और एक होता है आपका अजैव घटक। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। लैंडफिल से उत्पन्न होती है तो ये होती है मीथेन गैस। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखिएगा तो आपका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी होगा। ठीक है, पादप यानी पेड़ पौधा, उसको कौन खाएगा, हिरन खाएंगे, और हिरन को कौन खाएगा तो हिरन को शेर खाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आहार श्रृंखला है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया किसके द्वारा विघटित नहीं होगा। यानी प्लास्टिक किसके द्वारा विघटित नहीं होगा। तो देखिए मृत परजीवी के द्वारा भी नहीं होगा, परजीवी के द्वारा भी नहीं होगा, और जीवाणु के द्वारा भी नहीं होगा। ठीक है, किसी के द्वारा भी यानी आपका प्लास्टिक विघटित नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वे शामिल है। तो ये आपका है पवन चक्किया, सौर यानी पवन चक्किया यानी पवन ऊर्जा, सौर सेल यानी सौर ऊर्जा, और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, ये कार्बन उत्सर्जन नहीं करता है। आपका ए बी सी तीनों होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर रहा है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहते हैं। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो उसे हम आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर आपका कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे कितने % प्रकाश ऊर्जा का ग्रहण करता है। तो प्रकाश के मात्र 1% ही ग्रहण करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा सौर ऊर्जा का लगभग 1% ही ग्रहण करता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। ठीक है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली, तो ये आपको पता होगा, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। और ये कब हुआ था, तो ये आपका 1973 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, 1973 ईस्वी में उत्तराखंड में, अभी का उत्तराखंड उस समय उत्तर प्रदेश था। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, 1973 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर रहा है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन होते हैं। ठीक है, प्रथम पोषी स्तर पर कौन होता है, तो प्रथम पोषी स्तर पर आपका स्वपोषी होता है। ठीक है, स्वपोषी होता है। उसके बाद आपका होता है पहला स्वपोषी, उसके बाद होता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद आपका होता है द्वितीयक उपभोक्ता, और सबसे लास्ट में आपका होता है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता है वो आपका शाकाहारी होता है। ठीक है, शाकाहारी होता है प्राथमिक उपभोक्ता, और आपका जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है ना, ये आपका मांसाहारी होता है। ठीक है, मांसाहारी होता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप लोग एक बार ना क्या कीजिए, ईवीएस को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ईवीएस से अच्छा खासा क्वेश्चन है, तो ईवीएस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ईवीएस क्वेश्चन इजी ही होता है। ठीक है, खाली आपका टर्म का अंतर है। ईवीएस का क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से भी इजी होता है। तो ईवीएस को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ईवीएस से आपका क्वेश्चन अधिक पूछा गया है। ठीक है, इसका क्या होगा, सी होगा, स्वपोषी। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है। गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा फॉस्फोरस चक्र। ठीक है, ऑक्सीजन चक्र होता है, नाइट्रोजन होता है, लेकिन फॉस्फोरस चक्र नहीं होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करता है। यानी सीधे पूछ लिया आपका क्या, प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। ठीक है, किस में होता है, तो आप लोग क्या करते होंगे, आंख मूंद कर आप मारेंगे स्वपोषी, क्योंकि पेड़ पौधा क्या होता है,
पेड़ पौधा आपका स्वपोषी होता है, जो खुद से खाना बनाते हैं, ठीक है। तो स्वपोषी होता है, आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन सी लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ आपका बैक्टीरिया होता है, कुछ जीवाणु होता है, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ध्यान रखिएगा, कुछ बैक्टीरिया होता है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है और वो भी खुद अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कुछ जीवाणु भी होगा और स्वपोषी यानी पेड़ पौधा भी होगा। तो ऐसे गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इजी ही क्वेश्चन आपका गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए और सी दोनों होगा, इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक, देखिए कितना ऑप्शन डी दिया है। तो इजी क्वेश्चन में आपको फंसाया गया है, ठीक है। इजी क्वेश्चन में आपको फंसा देंगे और आप अच्छे से फंस भी जाएंगे और आपका गलती हो भी जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, कि ऐसे नहीं कि पेड़ पौधा देखे या स्वपोषी देकर आंख मूंद के मार देना है, नहीं, कुछ बैक्टीरिया भी होता है आपका प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ बैक्टीरिया में होता है, किस में होता है, नील हरित शैवाल में होता है, ठीक है, नील हरित शैवाल में। क्वेश्चन का क्वेश्चन 40 है, क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किस के पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। ऐसे भी जिसका आपका एनर्जी अधिक होगा उसका वेवलेंथ कम ही होगा। तो कह रहा किसका एनर्जी अधिक है और वेवलेंथ कम है। तो इसमें देखिए, अब इस तीनों ऑप्शन में देखा जाए आपका, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए परावैज्ञानिक विकिरण। परावैज्ञानिक विकिरण इस तीनों में देखा जाए तो सबसे अधिक ऊर्जा है और वेवलेंथ छोटा है, इस तीनों को कंपेयर करेंगे तो। अब देखिए आप याद, ये क्रम आप याद रखिए एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का क्रम याद रखिए। सबसे अधिक आपका एनर्जी किसका होता है, तो ये आपका होता है गामा रे का, ठीक है, सबसे अधिक आपका होता है गामा रे का, ठीक, ध्यान रखिए गामा रे का सबसे अधिक होता है। उसके बाद आपका होता है एक्सरे का, ठीक, एनर्जी हम बता रहे हैं आपका, एनर्जी का ये आपका यानी घटते हुए क्रम में बता रहे हैं। फिर आपका क्या होता है, उसके बाद आपका परावैज्ञानिक किरण होता है, ठीक, परावैज्ञानिक किरण होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका दृश्य प्रकाश होता है, ठीक है, दृश्य प्रकाश होता है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से यहाँ के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, इसके बाद आपका होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। उसके बाद क्या होता है, इंफ्रारेड के बाद होता है आपका माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव के बाद उसके बाद होता है आपका रेडियो वेव, ठीक है। यानी सबसे कम एनर्जी किसका होता है, रेडियो वेव का होता है। और तो रेडियो वेव का एनर्जी सबसे कम होगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है, सबसे अधिक होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जिसका एनर्जी अधिक होता है उसका वेवलेंथ कम होता है, क्यों होता है, तो ये भी देख लीजिए, ठीक है। इस क्रम को आप एक बार लिख लीजिएगा, अच्छे से ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका होता है एनर्जी का फॉर्मूला आपका होता है ई बराबर एच सी बाय लेमडा होता है, ठीक है, ई बराबर एच सी बाय लेमडा होता है। तो देखिए एच सी आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और ई लेमडा क्या है, वेवलेंथ, यही लेमडा वेवलेंथ है, ई एनर्जी है। तो ये सब कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ से आपका प्रोपोर्शनल आएगा और ये आपका जगह ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि यानी आपका वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उल्टा होता है, ठीक है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, एनर्जी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ आपका बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 41 पर। क्वेश्चन 41 है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटीय रसायनों को लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये आपका परिभाषा ही पूछ दिया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जैविक आवर्धन कहते हैं, ठीक है। ये आपका डिफिनीशन ही है जैविक आवर्धन का, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जैविक आवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन आपका 44 है, क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो सीमित संसाधन के द्वारा, ठीक है, सीमित संसाधन के द्वारा हम वहन, जनसंख्या की वहन क्षमता को हम निर्धारित कर सकते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कर आपका कि मेथोग्लोबिनिया क्या है, मेथोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी में के कारण पीने के कारण होता है, दूषित पानी पीने के कारण होता है, ठीक है। ये तो आपका नाइट्रेट के कारण, ठीक है, नाइट्रेट के प्रदूषण के कारण आपका मेथोमोग्लोबिनिया होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं, देखिए इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। आप देखिए ध्यान दीजिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम न दे करके आपको यानी एक नया नाम आपको दे दिया जिससे आपको कन्फ्यूजन हो जाए।
तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हम इसी कहते हैं। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो आपका रोग है ये आपका नाइट्रेट के कारण ही होता है, ठीक है, नाइट्रेट के कारण ही होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको जो कैडमियम है तो कैडमियम के कारण आपका इटाई रोग होता है, ठीक है, इटाई रोग होता है आपका किसमें, तो कैडमियम के कारण, ठीक है, इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा पारा के कारण, पारा के अधिकता कारण क्या होता है, तो मिनी माता होता है, ठीक है, पारा के अधिकता कारण आपका मिनी माता होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, पारा के अधिकता के कारण मिनी माता रोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन करा है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा आपका एक दिशीय होता है, ठीक है, एक दिशीय होता है, यानी एक दिशा में होता है। ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन ए होगा। अब देखिए क्वेश्चन 45 से आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो आज आपको हम इसमें मैथ रीजनिंग का हल नहीं करवाएंगे, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्लास में मैथ रीजनिंग को अलग से हल करवा देंगे, क्योंकि इसमें करवाएंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि मैथ रीजनिंग को आपको अलग से एक क्लास में आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 का मैथ रीजनिंग एक ही साथ में आपको एक वीडियो में कवर करवा दें, ठीक है, करवा ही देंगे। तब तक चलिए आप आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन मैथ रीजनिंग को भी आपको हम करवा देंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम कहाँ से आपका स्टार्ट है, जीके जीएस, ठीक। तो यहाँ से आपका था मैथ रीजनिंग है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट है क्वेश्चन 78 से, क्वेश्चन 78 से आपका स्टार्ट है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, मैथ रीजनिंग भी करवा देंगे, ऐसा नहीं है कि हम बोल दिए तो नहीं करवाएंगे, करवाएंगे आपका जरूर करवाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 78 है, क्वेश्चन कर आपका 78 से पहले देखते हैं 77 है। क्वेश्चन करा है कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है। जो माता पिता में आपका जेनेटिक्स गुण होता है वो मैंने संतानों में पहुंचता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है, आनुवांशिकता कहते हैं। और ये जीन किसे कहते हैं, तो ये आनुवांशिकता की इकाई है, ठीक है, आनुवांशिकता की इकाई को जीन कहते हैं, ठीक है, आनुवंशिकता का इकाई होता है आपका जीन, ठीक, ये इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का क्वेश्चन 78 है, क्वेश्चन कर आपका कि ओम्स के नियम सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। देखिए ओम्स का नियम क्या होता है आपका, V बराबर IR, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में भी और 11th-12th में पढ़े होंगे, ठीक है, V बराबर IR, ये आपका ओम्स के लॉ है। ओम्स के लॉ कहाँ लागू होता है, सत्यापन के लिए क्या करना होगा, तो ओम्स के लॉ के अनुसार क्या होता है आपका कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़नी चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिए एमीटर को, ठीक है, एमीटर को हम क्या किस में जोड़ते हैं, तो सीरीज में जोड़ते हैं, यानी श्रेणी क्रम में, ठीक है। और वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं, यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो इससे भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, आपको पता ही होगा एमीटर से किसको मापते हैं, तो विद्युत धारा को मापते हैं, और वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मापते हैं, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप जो रेजिस्टेंस होता है आपका, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, इसका फॉर्मूला होता है आपका रो इंटू आर बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है, ठीक है, रो इंटू आर बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है। अब देखिए रो क्या है, ये आपका है यानी प्रतिरोधकता है, क्या है, प्रतिरोधकता है। एल क्या है, तो आपका कंडक्टर का लेंथ है, और ए क्या है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 79 है, क्वेश्चन करा है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, क्या होगा भाई, तो ये इसमें आपका हो जाएगा यानी हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। चलिए हम रिएक्शन दिखा देते हैं, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा Fe प्लस HCl, ये आपका Fe प्लस HCl, ये बन जाएगा FeCl2 प्लस H2, ठीक है, FeCl2 प्लस H2, ये आपका रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका हाइड्रोजन गैस निकालता है और आयरन क्लोराइड निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 80 है, क्वेश्चन कर रहा है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, तो सबसे उत्तम विधि आपका क्या है, वन का रोपण कीजिए, ठीक है, वन रोपण कीजिए, इतना बाढ़ ही नहीं होगा, ठीक है।
बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि आपका वनारोपण है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शंस भी आप छांट सकते थे। यहाँ आपका वनोन्मूलन है, ठीक है, वन को काटेंगे तो भाई इससे क्या होगा, इससे क्या बाढ़ रुक जाएंगे, नहीं। चराई, तो चराई भी नहीं होगा, तो इसी ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वनारोपण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन कह रहा है कि खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। देखिए इसका कारण होगा कि आपका ये जो जिंक है वो जिंक जो है वो टीन से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए जिंक का प्रयोग न करके टीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, टीन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन कर रहा है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ए और बी दोनों होगा। सी है डिम्ब का निर्माण भी होता है। तो आपका ऑप्शन सी भी हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रिलैक्सिन, ठीक है, रिलैक्सिन नामक हार्मोन का भी स्रावन होता है। रिलैक्सिन नामक हार्मोन का भी स्रावन होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन कर आपका कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, ये आपको पता ही होगा, टार्ट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। मिथेनोइक अम्ल किस में होता है, तो ये चींटी के डंक में होता है, ठीक है, चींटी के डंक में होता है आपका मिथेनोइक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल किस में होता है, तो आपका दही में होता है या खट्टा समान होता है, खट्टा वस्तु में होता है या दही में होता है आपका लैक्टिक अम्ल, ठीक। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन कर आपका कि कोलीफॉर्म क्या होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कोलीफॉर्म क्या होता है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, ठीक है। प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया को हम कोलीफॉर्म कहते हैं, ठीक है, कोलीफॉर्म कहते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 85 है। क्वेश्चन आपका 85 है। क्वेश्चन का आपका कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग देखेंगे वोल्टमीटर, आंख मूंद कर मारेंगे, बी ऑप्शन, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ देखना ही नहीं है, यही कहेंगे आप लोग एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन सिंपल है कि विद्युत विभव को किससे मापते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे मापते हैं, तो वोल्टमीटर से। वोल्टेज तो वोल्टमीटर हम लोग पहले से पढ़े हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वोल्टमीटर के साथ साथ पोटेंशियोमीटर से भी हम वोल्टेज को मापते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टमीटर के साथ साथ पोटेंशियोमीटर से भी मापते हैं। अब देख लीजिए आपका सिंपल क्वेश्चन गलती हो गया क्योंकि आप ध्यान नहीं दिए, ठीक है, ध्यान नहीं दिए। तो आपको एग्जाम में सब क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन आपको जल्दी ऑप्शन लगा कर आगे बढ़ जाना है, ऐसा नहीं है, उस पर भी ध्यान देना है। इजी क्वेश्चन ही गलती होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स में गलती किया होगा कि वोल्टमीटर मार कर आगे बढ़ गया होगा, ये तो 100% सही है, ठीक है। फिर बाहर आएंगे कहेंगे क्वेश्चन तो बहुत इजी था, लेकिन इसका ऑप्शन सी भी होगा। यानी ध्यान रखिएगा वोल्टेज को वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर से भी मापे जाते हैं, ठीक है। इसका आपका बी और सी दोनों होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इसी तरह से ये तो आपका हो गया क्या, वोल्टेज का। इसी तरह से आपका जो हम करंट को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, किससे करते हैं, ए मीटर से करते हैं। ये तो आपको सब पता है, ए मीटर से करते हैं। तो आप मान लीजिए ऑप्शन में ए मीटर है और साथ में, लेकिन साथ में आपका गैल्वेनोमीटर भी है, तो आपका दोनों होगा। क्योंकि जो आपका स्मॉल करंट होता है, माइक्रो में आपका होता है, माइक्रोवेव नहीं, माइक्रो में जो आपका करंट होता है, माइक्रो करंट, उसको मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आपका जो करंट है उसे हम ए मीटर का भी प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से आपका यदि क्वेश्चन पूछ दिया आपका कि विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो यदि ऑप्शन में गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर भी होगा और आपका ए मीटर भी होगा, ठीक है, ए मीटर भी होगा। तो स्मॉल करंट को मापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, नहीं तो ऐसे ए मीटर का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से वोल्टमीटर का भी प्रयोग करते हैं वोल्टेज मापने के लिए, और पोटेंशियोमीटर का भी करते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि आदर्श वोल्टमीटर, ध्यान दीजिए, आदर्श वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक है।
आदर्श वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो इस चीज़ से ध्यान रखिएगा, ये 0 होता है। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपसे पूछे कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आप इसका उल्टा कर दीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यानी इन्फिनिट। ठीक है, आदर्श एमीटर तो हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, इसका प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन 86 है, क्वेश्चन कर आपका कि चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड है तो भाई ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी सदिश राशि होगा, यानी मात्रा। तो ये क्या है, सदिश राशि है, यानी इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम आपसे पूछते हैं कि बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड का एस यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट छोड़ो, यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है आपका, यानी एक होता है आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर और या टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन 87 है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। देखिए, यानी इसमें कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका टॉर्क किस स्थिति में सबसे अधिक होगा। ठीक है, टॉर्क तो R क्रॉस F आपका टॉर्क होता है। अब देखिए, खड़ा हुई व्यक्ति या सो जाए या बैठ जाए, mg फोर्स तो सेम ही लगेगा ना। हर केस में आपका जो फोर्स लग रहा है mg ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो आपका सब केस में सेम ही लग रहा है। तो इसमें आपका कैसे पता चलेगा कि कब भार अधिक होगा, तो भाई जिस समय टॉर्क आपका अधिक हो जाएगा उसमें वहाँ भार आपका अधिक हो जाएगा। तो टॉर्क अधिक होने के लिए आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका जो ये आपका लेंथ है, रेडियस r जो है, r सेंटर ऑफ मास से दूरी, वो आपका जिसमें अधिक होगा उसमें टॉर्क अधिक हो जाएगा। तो अब देखिए, कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, कोई व्यक्ति खड़ा है, तो जब खड़ा है तो इसका सेंटर मास यहाँ होगा। ठीक है, mg लगेगा तो इसका डिस्टेंस इसमें क्या होगा, अधिक यहाँ होगा। तो यानी आपका सबसे जो r का दूरी है, आपका दूरी वो सबसे अधिक कहाँ होगा, खड़े होने की स्थिति में। जब ज़मीन पर लेटे हैं तो वहाँ कम हो जाएगा, फिर बैठने की स्थिति में कम होगा। ठीक है, तो खड़े होने की स्थिति में ही आपका यानी क्या होगा, भार अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन कर आपका कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश है, यानी सबसे अधिक विचलन किसका होता है। तो आपको पता होगा ये बैगनी का सबसे अधिक विचलन होता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। आप पढ़े होंगे कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद वो 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे 7 रंग, तो विबजियोर याद रखिएगा, VIBGYOR। ठीक है, विबजियोर, ऐसे आप याद रखिएगा। तो ये 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो प्रिज्म में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है। ठीक है, 2 बार अपवर्तन होता है। ठीक, और ये आपका 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं। तो आपका सबसे अधिक विचलन किसका होगा, बैगनी का हुआ। सबसे कम किसका हुआ, रेड यानी लाल का हुआ। ठीक है, ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछता कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, यानी वेवलेंथ। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आपका वेवलेंथ जो होता है ना, तरंगदैर्घ्य, वो आपका विचलन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उल्टा होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेवलेंथ जो होता है वो आपका विचलन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उल्टा होता है। हम यहाँ लिख देते हैं, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विचलन, यानी जिसका विचलन अधिक होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। तो अभी हम देखे हैं
कि आपका लाल का विचलन क्या था, कम था, सबसे कम था, तो लाल का वेवलेंथ सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, बैगनी का आपका विचलन सबसे अधिक था, तो बीच यानी बैगनी का तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगा। तो ऐसे आप याद रखेंगे ना तो आपको याद करना आसान रहेगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में तरंगदैर्घ्य भी पूछते हैं, तो इसे ऐसे ध्यान रखिए, विचलन का उल्टा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी जिसका विचलन अधिक उसका तरंगदैर्घ्य कम, तो लाल का विचलन कम है तो उसका तरंगदैर्घ्य अधिक है, ऐसे आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और आपका पूछता है क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन भी पूछता है कि किस कलर का प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक है, प्रकीर्णन भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा प्रकीर्णन जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है विचलन। ठीक है, ये मेरा तरीका ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा याद करने का एक तरीका है कि आपको आसानी से याद करवा देंगे और ध्यान रहेगा कि कैसे हमको समझना है। ठीक है, किसी बुक में ये आपको नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि किस कलर का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तरंगदैर्घ्य में तो लोग पता कर लेता है, लेकिन प्रकीर्णन में आकर जाकर फंस जाता है। ठीक है, कि किस कलर का अधिक होगा, किसका कम होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा आज से कि प्रकीर्णन जो होता है वो आपका यानी विचलन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिस कलर का विचलन अधिक होगा उसका प्रकीर्णन भी अधिक होगा, यानी जिसका विचलन कम होगा उसका प्रकीर्णन भी कम होगा। तो आप सुने होंगे कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम होता है, इसी कारण तो है सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में भी क्वेश्चन होगा, आपका सब्जेक्ट ही आता होगा कि बताओ कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई क्यों देता है। इसका कारण भी है कि उस समय प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और आप पता है कि लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए वो लाल दिखाई देता है। ये आपके एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, आपके बुक में कहीं नहीं मिलेंगे ये चीज़। ठीक है, हमको याद करने का आपका एक तरीका आपको बता दिए, वो सिंपल है, बहुत आसान से आप याद रख सकते हैं, बहुत आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, आप समझिए कि किसी बर्तन में मान लीजिए आपका आइस बर्फ़ रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका बर्फ़ रखा हुआ है और उस पर तेल है, तो तेल ऊपर होगा, क्योंकि आपको पता है बर्फ़ से आपका तेल का घनत्व तो कम होता है, इसलिए वो ऊपर तैरेंगे। तो ऊपर में तेल है, अब क्या हुआ, अब आपका बर्फ़ क्या होगा, पिघल गया। जब बर्फ़ पिघलेगा तो आपको पता है कि उसका यानी आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ जाएगा भाई, बर्फ़ जब पिघलेगा, सॉरी बढ़ेगा नहीं घटेगा, सॉरी जब वो पिघलेगा तो बढ़ेगा नहीं घटेगा, सॉरी ये आपका ठीक है, ये आपका ऐसा है। और ये बर्फ़ जब पिघलेगा तो इसका आयतन क्या हुआ, घट जाएगा। ठीक है, आयतन आपका घट जाएगा। ठीक, आयतन जब घट जाएगा तो ये तेल का सतह यहाँ था वो आपका यहाँ आ जाएगा, यानी देखा जाए तो तेल का सतह क्या हो गया, वो नीचे धंस गया, यानी गिरेगी। ऑप्शन ए होगा। तो कैसे सोचना है आपको, ऐसे सोचिए कि जब आइस था, बर्फ़ था, ठीक तो इतना था, उसके ऊपर तेल था, तेल का सतह, क्योंकि इसका घनत्व कम है तेल का बर्फ़ से, इसलिए ऊपर से है। अब क्या हुआ, ये बर्फ़ क्या हुआ, पिघल गया। आपको पता है जब बर्फ़ पिघलता है तो उसका आयतन क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, उसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम घट जाता है। ठीक, घट जाता है। तो बर्फ़ जब बना क्या, पानी, जब वो ऐसे पानी बन गया तो उसका आयतन क्या हुआ, घट गया। तो ये जो आपका तेल का सतह यहाँ था, अब कहाँ गया, यहाँ आ गया। तो आप देख सकते हैं तेल का सतह क्या हो गया, नीचे गिर गया। ठीक है, तो आपका जगह ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यह होता है आपका रक्त प्लाज्मा का, क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा का आपका पीएच मान 7.4 होता है, यानी क्षारीय होता है। ठीक है, अब आपका सिरका जो है, तो सिरका का आपका पीएच मान 2.4 से लेकर 3.4 के बीच होता है। ठीक है, 2.4 से लेकर 3.4 के बीच होता है। एक मिनट, ये आपका सिरका का 2.4 से लेकर 3.4 के बीच होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान आपका 1.8 से लेकर 3.5 के बीच होता है।
और रक्त प्लाज्मा का पीएच मान 7.4 होता है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आपको पता है कि क्षार किसे कहते हैं, तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो तो उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, यानी रक्त प्लाज्मा क्या क्षार है। ये जो आपका सिरका और गैस्ट्रिक जूस है ये क्या है, अम्लीय है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन आपका है कि सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका सिंपल ही था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गलत किया, क्योंकि वो 25 सेंटीमीटर देखते ही 25 सेंटीमीटर लगा दिया। ठीक है, देखिए 25 सेंटीमीटर क्या होता है, ये होता है आपका किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये तो नहीं कर रहा है क्वेश्चन, यहाँ ये कर रहा है कि सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी क्या होगा। ठीक है, नाभिक दूरी क्या होगा, तो ये आपका जो आपका लगभग इस होता है आपका 2 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लगभग 2 सेंटीमीटर होता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हालांकि इसका आप रेंज ध्यान रखिएगा, इसका रेंज होता है आपका 2.27 से आपका लगभग यानी 2.5 के बीच होता है। ठीक है, ये आपका इसका रेंज होता है। तो आप लोग कह सकते हैं लगभग 2 सेंटीमीटर, लगभग 2 सेंटीमीटर कह सकते हैं। आइए 25 सेंटीमीटर क्या होता है, किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी होता है। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आकर फंस गया था, यानी गलती कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। सूक्ष्म बुझे हुए चूने से पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा गैस पदार्थ बनता है। तो चलिए हम रिएक्शन देखते करके। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस में क्या करेंगे, क्लोरीन गैस से रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या बनेगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा CaOCl2 का होल ट्वाइस। यही तो आपका क्या है, ये क्या है बताइए, CaOCl2 क्या है, ये आपका ब्रंजक चूर्ण है। तो ये आपका बनेगा ब्रंजक चूर्ण बनेगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन आपका ए होगा ब्रंजक चूर्ण। इसका आपका सूत्र याद रखिएगा CaOCl2, CaOCl2। क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुप का सदस्य है। सिंपल है, देखिए I2U2, देखिए आप देखेंगे इसमें डबल आई है, 2 आई है, I2U2 2 U है। तो देखिए डबल आई में आपका एक I4 होता है आपका इंडिया, एक I4 मतलब इंडिया, दूसरा I4 होता है आपका इजराइल। ठीक है, इजराइल। तीसरा और फिर आपका U4 होता है, पहला U4 USA और दूसरा U4 होता है आपका UAE। ठीक है, यानी ये इसका सदस्य है, याद करना भी आसान है, नाम से ही रिलेटेड है, I2U2। तो I4 एक I4 इंडिया, दूसरा I4 इजराइल और तीसरा फिर पहला U4 USA और दूसरा U4 UAE। यानी इंडिया यानी भारत, इजराइल और अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात इसके सदस्य है। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन ए भी हो जाएगा, इजराइल भी हो जाएगा, और बी भी हो जाएगा UAE, और सी भी होगा भारत, और अमेरिका ऑप्शन में है नहीं। तो आपका ABC तीनों होगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, I2U2 का पहला सम्मेलन आपका हुआ था कहाँ पर, UAE में हुआ था 2023 में। I2U2 का पहला समिट आपका कहाँ होता, UAE में हुआ था 2023 में, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये आपका जो I2U2 है इसको हम पश्चिमी एशिया का क्वाड भी कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी एशिया का क्वाड भी कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी एशिया का क्वाड भी कहते हैं। अब आपको क्वाड ही नहीं पता वो क्वाड क्या है। अब बताइए आप लोग, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है। ठीक है, क्वाड का सदस्य कौन कौन सा देश है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के किसके विरुद्ध वारंट जारी किया था, गिरफ्तार वारंट जारी किया था। तो देखिए ये क्या था आपका, यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध। आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ठीक है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। तो रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यानी आपका उस पर यानी
आपराधिक मामला आया था, उसी पर ये आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने उसके विरुद्ध गिरफ्तार का वारंट जारी किया था। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन कर रहा है तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? ये होता आपका पापुआ न्यू गिनी में। कहाँ हुआ था? पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। इसे आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो ब्रिक्स है, ठीक है, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का अभी 2023 में आपका अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, ब्रिक्स समिट आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 2023 में। लेकिन आप बताइए कि 2024 में कहाँ होगा? ये आपको पहले बताए हैं, तो आप याद रखिएगा। ब्रिक्स का आपका ब्रिक्स को भी ध्यान रखिए। आपका ब्रिक्स का अगला समिट 2024 में कहाँ होगा? तो ये होगा आपका रूस में। ठीक है, ब्रिक्स का समिट 2024 में रूस में होगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ब्राज़ील में G20 समिट होगा। आप 21 कहेंगे, G21 समिट आपका कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन कर आपका कि रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? ये क्या आपका न्यूयॉर्क का, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, न्यूयॉर्क का ऑप्शन बी होगा। सभी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन कराया निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस का समूह का हिस्सा बनना चाहिए? ये क्या है? अमेरिका, USA। ठीक है, USA ने कहा था। ऑप्शन आपका ये होगा। ठीक, देखिए नाटो का स्थापना कब हुआ था? ध्यान रखिएगा। नाटो का स्थापना हुआ था आपका, याद रखिएगा, ये आपका 4 अप्रैल, नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसे आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी आपका SCO संघाई सहयोग संगठन, SCO का नावा सदस्य बना है। ठीक है, SCO का नावा सदस्य बना आपका ईरान बना है। ये भी आपके एग्जाम में हो सकता है, पूछा जाए। ठीक है, पूछा जाए तो SCO का नावा सदस्य बना है ईरान। ठीक है, SCO का नया सदस्य, आपका नवा सदस्य बना है ईरान। एक आपके लिए क्वेश्चन है, आपको हम बता चुके हैं, करेंट अफेयर में यह क्लास करवा चुके हैं। आप बताइएगा कि ब्रिक्स में कितने नए सदस्य जुड़े हैं? ठीक है, ब्रिक्स में कितने नए सदस्य जुड़े हैं और कौन कौन सा देश जुड़े हैं, ये भी बताइएगा। ब्रिक्स में कितने नए सदस्य जुड़े हैं और इस सदस्य देश का नाम भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ईमानदारी से। ठीक है, आपको हम करवा चुके हैं करेंट अफेयर। यदि आप करेंट अफेयर हमारे क्लास से पढ़ते हैं तो आपको याद होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ब्रिक्स में कितने नए सदस्य जुड़े हैं और इसका नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ठीक है, ये दिया आपका गॉर्जी गोस्पोनिडोव को। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 99 है। सभी क्वेश्चन करवा चुके थे आपको एग्जाम से पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन सब करवा चुके थे। अब आपका क्वेश्चन 99 है कि ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? ये भी आपको करवा चुके थे। ये बना था आपका लिंडा याक्रीनो। ऑप्शन ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन है कि भारत की 11 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी थी? ठीक है, तो याद रखिएगा, यह था आपका 51.5%। देखिए, इसका हम याद करने का भी तरीका आपको बता चुके हैं। अब देखिए 51.5% किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। कैसे याद रखेंगे? देखिए कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान रखिएगा बिहार का कुल साक्षरता दर आपका है 61.8% है। ठीक है, अब पुरुष का क्या है, तो पुरुष उसमें क्या कीजिएगा, आप 10 ऐड कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा कितना, 61 से 71.2 आपका पुरुष का साक्षरता दर है। महिला का क्या है, तो महिला में क्या कीजिएगा, 10 माइनस कर दीजिएगा, तो आपका जाएगा 51.5% है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिए, ऐसे आप याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो आपका जगह ऑप्शन इसका क्या होगा, ई वन में से कोई नहीं, क्योंकि 51.5% है। ठीक है, और आपका ध्यान रखिएगा कि बिहार में सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो ये आपका रोहतास है, यानी सबसे अधिक रोहतास में साक्षर है। सबसे कम कहाँ है, तो पूर्णिया में। सबसे कम साक्षरता कहाँ है, तो पूर्णिया में है। ठीक है, पुरुष में कहा जाए तो पुरुष में भी सबसे अधिक रोहतास है, सबसे कम पूर्णिया है, लेकिन महिला में बदल जाती है। महिला में कहा जाए तो सबसे अधिक तो आपका रोहतास में ही है साक्षरता। ठीक है, सबसे अधिक आपका रोहतास में है महिला में, लेकिन सबसे कम कहा जाए तो ये आपका हो जाता है कहाँ, सहरसा।
सहरसा में आपका महिला का साक्षरता दर सबसे कम है। ये आपके एग्जाम में आया भी था, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 101 है, क्वेश्चन कर रहा है सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती है। ये पेपर मेसी कलाकार के रूप में ये कहाँ की है? मधुबनी के रहने वाले बिहार के मधुबनी जिला का, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 102 है, क्वेश्चन कर रहा है भारत के नए संसद भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम से पहले करवा चुके थे, बिमल पटेल, ठीक है, पद्मश्री बिमल पटेल, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 103 है, क्वेश्चन 103 है, क्वेश्चन कर रहा है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वैक्स आबादी के मतदाताओं के प्रभावी प्रतिशत क्या था? ये था आपका 10 से 15% के बीच में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 104 है, क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया था? ये भी क्वेश्चन आपको हम करवाए थे एग्जाम से पहले, आप लोग जाकर देख सकते हैं पुराने वीडियो में, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम से पहले हम करवाए थे। तो ये था मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर को समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। और आपका हाल ही में झारखंड भी ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया है, ठीक है। झारखंड भी ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कब दिया है? तो आपका सितंबर 2023 में दिया है। सितंबर 2023 में झारखंड भी ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है, ठीक। नेक्स्ट का क्वेश्चन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ट्रांसजेंडर को ओबीसी दर्जा किसने दिया था? ठीक है, सबसे पहले ये दिया था आपका ट्रांसजेंडर, ये आपका दिया था सबसे पहले कर्नाटक दिया था 2021 में, ठीक है। सबसे पहले कर्नाटक दिया था 2021 में, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 105 है, क्वेश्चन कर रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ये थे मोरक्को के निवासी, ऑप्शन ए है। कब आए थे? तो 14वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 106 है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेप पुल बनाया गया है, ये भी आपको करवाए थे और आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ये आपको करवाए थे कि किस नदी पर बना है, ठीक है, हम आपको ये करवाए थे कि किस नदी पर बना है। तो ये बना आपका चिनाब नदी के सहायक नदी है, चिनाब नदी के सहायक नदी है, याद रखिएगा। चिनाब नदी के एक सहायक नदी है अंजी नदी, ठीक है, थोड़ा सा नाम अधिक है, अंजी नदी, ठीक है। चिनाब नदी की सहायक नदी है अंजी नदी। तो अंजी नदी पर ही यह पहला केबल स्टेप पुल बनाया गया है, अंजी नदी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 107 है, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। देखिए आपको ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले हम करवाए थे, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 108 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ये था आपका इवरिन, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 109 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो ये आपका है वेनेजुएला है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, वेनेजुएला है, ऑप्शन बी होगा। और भी ध्यान रखिएगा अमेजन नदी किस देश से गुजरते हैं? तो ये आपका ब्राज़ील, ठीक, ब्राज़ील, पेरू, ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर और आपका है कोलंबिया और वेनेजुएला, ठीक है, कोलंबिया और वेनेजुएला। तो इस देश से होकर अमेजन नदी गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 110 है, ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको करा है इसको आपको क्रम में सजाने के लिए, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन सा होता है? आपका सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, ठीक है, सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, फिर होता है आपका समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर होता है ताप मंडल, फिर होता है बहिरी मंडल, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 111 है, क्वेश्चन करा है स्थानांतरण किसी के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो आपका इसमें देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख मलेशिया, ठीक है। स्थानांतरण किसी को मलेशिया में लद्दाख कहते हैं, ठीक है। मिल्पा कहाँ कहते हैं, ठीक है, मिल्पा कहाँ नाम है? तो मिल्पा है आपका मध्य अमेरिका में, ठीक है, मध्य अमेरिका में मिल्पा नाम दिया जाता है, ठीक। फिर आपका चेना, तो चेना बांग्लादेश में नहीं, इसे श्रीलंका में चेना कहते हैं, ठीक है। श्रीलंका में स्थानांतरण किसी को चेना नाम दिया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा।
क्वेश्चन आपका 112 है। क्वेश्चन करा है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्वी में क्या होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि ग्रीनविच 0 डिग्री दशांतर को कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप जैसे जैसे पूरब जाते हैं तो समय क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, ग्रीनविच से आप ईस्ट की ओर जाएंगे तो समय प्लस बढ़ेगा, और जब वेस्ट की ओर जाएंगे तो समय आपका क्या होगा, घटेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब 30 डिग्री है, आपको पता होगा कि 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री घूमने 4 मिनट समय लगता है। तो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री में कितना होगा, तो 30 गुने 4 होगा, 4 तिया 12, 120 मिनट लगेंगे। 120 मिनट कितना हो गया आपका, 60 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, आपका जाएगा 2 घंटा। तो 2 घंटा आगे होगा, तो यहाँ 12 बज रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, 2 बजेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, और 2 पर 2 बजे। ठीक है, क्वेश्चन 113 है। क्वेश्चन करा है महासागरीय प्रॉपर्टी का मुख्य खनिज घटक क्या है। ये आपका है सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन आपका 114 है। क्वेश्चन करा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है, कौन सा मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है। तो इसका आपका देखिए ऑप्शन कौन सा देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 115 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र उसकी अवस्थी को सही युग्म है। देखिए, लूनेज क्षेत्र गुजरात में है, बिल्कुल सही है। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में, ये भी सही है। सुरमा घाटी असम है, ये भी सही है। तो आपका ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन कर रहा है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्न से किस पेड़ की पूजा करते हैं। तो ये कहते हैं कदम की पेड़ को पूजा करते थे। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जैद के मौसम में की जाती है। सिंपल है भाई, जैद फसल खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, ये सब क्या है, जैद फसल है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन करा है भूकंप के संबंध में निम्न से करा कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए है धरातल पर उद्यम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं, बिल्कुल सही है, ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी के अंदर आपका जहाँ भी भूकंप होता है वहाँ से कंपन पृथ्वी पर पहली बार जहाँ भी पता चलेगा उस बिंदु को हम बोलते हैं ईपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ईपी सेंटर बोलते हैं यानी अधिक केंद्र बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। फिर है जानवरों के व्यवहार और अध्ययन के स्थानों के लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके हैं, ये भी सही है। और सी है कि पीत रंग अनुप्रस्थ रंग है, बिल्कुल सही है, पीत रंग अनुप्रस्थ रंग है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। ऑप्शन इसका क्या होगा, डी हो जाएगा, एक से अधिक। क्वेश्चन 119 है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुप्रियर के बारे में सही है। तो भाई लेक सुप्रियर जो है वो आपका कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा लगाती है, सीमा बनाती है। लेक सुप्रियर झील अमेरिका और कनाडा के बीच क्या करती है, सीमा लगाती है। और ये भी ध्यान रखिएगा, यह विश्व का सबसे ताज़ा पानी का झील है, विश्व का सबसे ताज़ा पानी का झील है, इससे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 120 है और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि आकार और माप की समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो ये कहते हैं शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। और शुक्र ग्रह को शाम और भोर का तारा भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह यानी सबसे गर्म ग्रह भी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है, शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये था आपका यानी TRE 1.0 का PRT का आपका GK GS का प्रश्न। आपको मैथ का भी जल्दी हम हल करवा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।